हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग प्रश्नावली 7A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ए बी बी पी के बराबर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। देखिए ए बी के एक ही ओर डी और ई स्थित है, इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी इक्वल टू में एंगल ए बी ई ये बराबर है। और दूसरा दिया हुआ कि एंगल ई पी ए इक्वल टू में एंगल डी पी बी है। देखिए ये एंगल भी बराबर दिया है, तो इनको सिद्ध करना है। पहले क्या दिया है देख लेते हैं और फिर हमें क्या सिद्ध करना है उसको भी देखेंगे। दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख देखिए कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है और किस प्रकार से स्थित है कि एंगल बी ए डी बराबर में एंगल ए बी ई और दूसरा दिया हुआ कि एंगल ई पी ए बराबर में एंगल डी पी बी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले में दिया हुआ है कि त्रिभुज डी ए पी जो होगा ना सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरे में क्या सिद्ध करना है कि ए डी जो है ना बी ई के इक्वल है। देखिए क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज डी ए पी और ई बी पी इन दोनों को समझता है। तीन चीजें चाहिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखोगे तो ये ए पी बराबर ये आपका बीपी हो जाएगा और दूसरा ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया है। तीसरा अगर बात करें तो देखिए ये एंगल इसका भाग नहीं है, इस त्रिभुज का भाग नहीं है, ये है, और ये एंगल भी इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो इसलिए अगर ये कॉमन एंगल इसमें अगर ई पी डी जोड़ दिया जाए तो ये एंगल पूरा जो होगा इस त्रिभुज का भाग हो जाएगा और ये एंगल पूरा इस त्रिभुज का भाग हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमें इन्हें सही करना होगा। देखिए इसके प्रमाण में, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रमाण देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कि एंगल ई पी ए बराबर में है एंगल डी पी बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए लिखते हैं दोनों तरफ एंगल ई पी डी जोड़ने पर। देखिए जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल ई पी ए प्लस में एंगल ई पी डी, इधर होगा एंगल डी पी बी प्लस में एंगल ई पी डी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ई पी ए एंड ई पी डी ये दोनों मिलके यहाँ से यहाँ एंगल हो जाएगा आपका एंगल ए पी डी, और इधर इन दोनों को देखिए इधर डी पी बी और आपका ई पी डी मिलके हो जाएगा एंगल बी पी ई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज, पहले वाले के लिए त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ई बी पी में और इधर डी पी ए में, डी ए पी और ई बी पी इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इनको सर्वांगसम करने के लिए पहला एंगल दिया हुआ है कि बी ए डी जो है ना, देख लीजिए बी ए डी बराबर है, बी ए डी बराबर दिया हुआ है आपके ए बी ई के, लेकिन ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज के भाग नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसमें बी ए डी के जगह पे पी ए डी लिखेंगे तो एक ही बात होगी, इसको पी ए डी कर दीजिए। अच्छा, और इधर इक्वल टू एंगल पी बी ई कर दीजिए, पी बी ई कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, तो ये भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ए पी जो होगा बी पी के इक्वल हो जाएगा, क्यों, जो कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये वाला जो अभी हम लोग साबित कर चुके हैं ए पी डी और आपका यहाँ पर बी पी ई ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल
ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी कि साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ऊपर ही दिखा चुके हैं। तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ई बी पी के। कैसे? एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीपीसीटी से ये जो एडी होगा इस बीई के इक्वल हो जाएगा। दूसरे नंबर के लिए एडी जो होगा आपके बीई के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु, यानी कि इसको बराबर कर देगा। क्या कह रहा है? C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है CM के बराबर है। यहाँ देख लीजिए C को M से मिलाकर यहाँ D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है इस तरह से यहाँ पे। तो इन सबको साबित करके दिखाना है। चलिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है समकोण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि M जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और क्या दिया है चित्र में कि यहाँ पे जो DM जो है ना CM के इक्वल है। तो सिद्ध करना है, काफी है उतना लिखना, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। दूसरा क्या कह रहा है कि यहाँ पर एंगल DBC एक समकोण है, एक समकोण है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। और चौथे में क्या कह रहा है कि जो CM है ना हाफ है AB के। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग यहाँ पे साबित करते हैं। चलिए प्रमाण देखते हैं। हमें क्या दिखाना है पहले कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखना होगा। देखो AMC और BMD इन दोनों त्रिभुजों में। तो पहला तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो AM हो जाएगा ना, AM बराबर हो जाएगा आपके BM के। क्यों? क्योंकि M जो है M AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा एंगल AMC बराबर में एंगल BMD हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है CM और DM। तो यहाँ से हो जाएगा CM जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा DM के। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो त्रिभुज यहाँ से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। ये पहले वाले के लिए था। सर्वांगसम हो गया कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? यहाँ से हम जब सर्वांगसम हो गया तो लिख सकते हैं यहाँ पर ये AC जो होगा AC इस BD के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अच्छा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल CAM जो होगा CAM ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए CAM लिया तो DBM ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे जी? तो CAB CPCT से ही करस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्ज ऑफ किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हम लोग इस हिंदी में लिख देते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से। ठीक है, एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा?
तो ये इसके समांतर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका ये जो AC है, AC ये समांतर हो जाएगा किसके, BD के, तो AC BD के समांतर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब ये दोनों समांतर हो गए तो दूसरे के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ये वाला, ये तो 90 दिया है, ये 90 दिया है, तो इसका और इसका सम अगर हम लोग बात करेंगे, यानी कि एंगल DBC और प्लस में एंगल BCA, तो ये दोनों का सम 180 होगा। एक ही तरफ के अंतःकोण है, तो इनका योग जो होगा 180 होगा। एंगल DBC प्लस ये 90 है इक्वल टू में 180 डिग्री, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल DBC जो हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो दूसरा हो गया प्रूफ। चलिए अब तीसरे के लिए त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाना है। कौन कौन सा त्रिभुज देख लीजिए, DBC और ACB, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। चलिए देखते हैं DBC और ACB में। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें 3 चीजें होनी चाहिए, तो ये तो अभी हम लोग इसके बराबर दिखाए थे ना, ठीक है। दूसरा यहाँ एंगल 90, यहाँ एंगल 90 अभी हमने पता किया, और तीसरा ये कॉमन है। चलिए तो यहाँ जो ये इसमें BD है, ये BD ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें CA के इक्वल हो जाएगा, दिया है, ठीक है। अभी सॉरी ऊपर हम साबित किए हैं, दिया नहीं है, साबित कर चुके हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, प्रत्येक 90 है, और तीसरा जो हो जाएगा इसमें BC, इसमें CB, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज जो होंगे, त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACB के, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो CD होगा ना, CD या फिर D, आप इसमें DC भी लिख सकते हैं, CD लिखो या DC लिखो, इक्वल हो जाएगा किसके, AB के। DC जो हो जाएगा AB के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अच्छा DC को हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, कि CM और प्लस का DM, CM और DM जोड़ने पे आपका DC हो जाएगा, इक्वल टू में AB है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर CM इक्वल टू में DM दिया है ना जी, तो DM को हटा के CM ही लिख देते हैं, इक्वल टू में AB। ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, आप 4 नंबर के लिए, तो 2CM इक्वल टू में AB, यानी CM इक्वल टू में हाफ ऑफ AB हो जाएगा। ये भी हमें प्रमाणित करना था, हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB AC के इक्वल है। चलिए हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर ABC, ये AB AC के इक्वल है। क्या करें कि एंगल B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल B का समद्विभाजक, एंगल C का समद्विभाजक, दोनों जो है O पर इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसे हम लोग O ले लेते हैं, ठीक है। A और O को जोड़िए यहां से, चलिए तो हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए कि OB OC के इक्वल होगा और ये AO जो है एंगल A का समद्विभाजक है। चलिए देखते हैं, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB जो है ना AC के इक्वल है, एंगल B और
एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करा कि तो सिद्ध करना है क्या करना है, जैसे पहले में कह रहा है कि जो OB है ना OC के इक्वल है, दूसरे में कह रहा है ना कि AO जो है ना एंगल A का समद्विभाजक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। 3 चीजें चाहिए ना जी सर्वांगसम करने के लिए। हमारे पास इसमें AB जो है ना AC के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना जी। तो लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर 1/2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एंगल बी क्या 1/2 एंगल सी क्या। तो एंगल बी का हाफ ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो यहाँ पे एंगल OBC लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल सी का हाफ एंगल OCB हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक क्रमशः OB तथा OC है, ठीक है। ये समद्विभाजक है इसलिए। अब देखिए तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो देखिए ये बराबर कोण हो गए, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी तो इनके बराबर हो जाएंगी ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि OB इक्वल टू में OC हो जाएगा, क्योंकि हमने जानते हैं समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, समझे ना। चलिए तो अब हम लोग दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, जो हमें दिखाना है कि ये AO जो है एंगल A का समद्विभाजक है उसके लिए। अब चलते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में। AB इक्वल टू AC हमारे पास दिया है, OB इक्वल टू में OC अभी साबित कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा दिया हुआ है ये जो AO है ना AO के इक्वल हो जाएगा उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में। चलिए तो ऐसा क्यों हो जाएगा, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOC के। कैसे, साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू में एंगल OAC CPCT से हो जाएगा। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, लिख सकते हैं कि अतः AO एंगल A का समद्विभाजक है। ये ना हमें दिखाना था जी, समद्विभाजक है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AD जो है ना BC का लंब समझ, यानी कि इस पे लंब भी है और इसको 2 भागों में बांट भी रहा है, ठीक है। दर्शाया कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर होगा। चलिए दिया है क्या, इसको देख लेते हैं और फिर क्या साबित करना है। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि उस पे लंब भी है और समद्विभाजित भी कर रहा है, लंब समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
ए बी जो है ना ए सी के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों में देखिए, ये तो इसके बराबर A90 और ये AD उभयनिष्ठ हो जाएगा तो नहीं कब बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो BD है ना आपके CD के इक्वल है और एंगल ADB इक्वल टू में एंगल ADC। ये दोनों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि AD जो है ना भुजा BC का लंब संधिभाजक है, इसलिए ऊपर वाला संधिभाजक के कारण हो रहा है, नीचे वाला लंब के कारण हो रहा है। अच्छा तीसरा AD जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, AD इक्वल टू AD उभयनिष्ठ। तो यहाँ से त्रिभुज आपके सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे जी, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कैसे हो जाएगा सर्वांगसम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो होगा AC के बराबर हो जाएगा CPCT से। तो जब ये CPCT से बराबर हो गया, ये दो भुजा बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु नहीं हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे, काम करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।